नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, CTET की एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी घोषित हो चुकी है, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है। बाकी तो CTET की तैयारी के लिए सबसे पहले चाहिए होता है हमें परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। वो मैंने आपको वीडियो बना के बताया है। और इसके अलावा लोगों को यह जानना होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या फिर कितने बार भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। तो प्रैक्टिस सेट के लिए ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर्स। तो पिछली साल यानी कि अभी 9 दिसंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था CTET 2018, उसका मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें जिन लोगों ने भाषा 1 हिंदी चूज की है और भाषा 2 में इंग्लिश या फिर संस्कृत चूज की है, वो लोग इस क्वेश्चन पेपर के उस सेक्शन को भी देख सकते हैं। बाकी जो साइकोलॉजी है, मैथ है और दूसरे जो सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन है, वो सभी के लिए कॉमन होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर सभी के लिए ज़रूरी है, जिससे कि आप इसके माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके आंसर में बताऊंगा, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये है क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि पैटर्न में और सिलेबस में मैंने बताया था। आप यहाँ पर भी देखिए, ये रहा, ये है प्राइमरी का पेपर है आपका। प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो लोग अप्लाई करते हैं या फिर प्राइमरी लेवल के लिए देते हैं। इसमें पहला भाग है बाल विकास, दूसरा है गणित, तीसरा भाग है पर्यावरण अध्ययन और चौथा भाग है भाषा 1 में हिंदी और पांचवा भाग है भाषा 2 में अंग्रेजी और संस्कृत। ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप अपना जो भी लैंग्वेज है उसमें समझ सकते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 साइकोलॉजी से। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, कि जो CTET का एग्जाम है वो पूरा का पूरा लॉजिकल बेस पे होता है। चाहे उसका पेडागोगी हो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो, लेकिन सभी लॉजिकल क्वेश्चन होती हैं। यदि आप क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे अच्छे से और उसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको आंसर वही सामने ही दिख जाएगा, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। तो इसमें तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी लेके चलना है कि लॉजिक क्या बोल रहा है इसका। ये स्टेट TET की तरह डायरेक्ट फॉरवर्डेड क्वेश्चन नहीं है, इसमें ओनली लॉजिकल आंसर हैं, जैसे कि कोई भी इसको बता सकता है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, अति संवेदनशील बच्चों की सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये तरीका सही नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, प्रतिस्थायी हैं, विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सृजनात्मक हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभी क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति और डर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है डर। संवेग क्या होता है? संवेग कोई एक शरीर की जो अभिव्यक्ति जो दर्शाती है जो चीज, डर, प्यार, ये सब होता है संवेग। क्वेश्चन नंबर 7, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, आराम के लिए जगह बनाना,
जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? इसका ऑप्शन 4 सही है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 सही है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो आप देखेंगे ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन सभी सटीक लगते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा सटीक है थोड़ा लॉजिक से देखेंगे तो समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो जो आपके साथी लोग हैं जो वीडियो ढूंढ रहे होंगे या क्वेश्चन पेपर, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये वीडियो सही है या ये क्वेश्चन पेपर सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खाली जगह है से प्राप्त की है। कहां से प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर 1 रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, तो 12 का आंसर 2 सही है। यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 3 सही है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 15 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यही एक कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो 16 नंबर का पहला ऑप्शन सही है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये पियाजे के अनुसार सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? इसका ऑप्शन 4 सही है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 18, खाली स्पेस दिया है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो खेल क्या है? समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है, इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से होता है। जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ये प्रगतिशील शिक्षा का सही वर्णन करता, सही क्रम में भी है। और क्वेश्चन नंबर 21, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो 21 का पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी कि सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, सामाजिक शिक्षा भी सिखानी चाहिए। क्वेश्चन 22, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इसका ऑप्शन 3 सही है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अभी क्वेश्चन 23 है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। इसका ऑप्शन 4 सही है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में
आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है अभी। बच्चे, खाली स्पेस दिया है, को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। 25 का ऑप्शन 2 सही है, ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा। अभी क्वेश्चन नंबर 26, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, ऑप्शन 3 इसका सही है, क्या है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, ऑप्शन 4 सही है, क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो ये सब चीज़ों का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर जानने में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो 29 का आंसर 2 सही है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में प्रतिभाशालिता, खाली स्पेस, के कारण हो सकती है। इसका आंसर 3 सही है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के। तो आपने देखा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि डायरेक्ट पूछा हो कि कोई भी चीज़ कब हुई थी या किसने दी थी या किसने कौन सा नियम दिया था। सभी को घुमा के पूछा है और सभी में थोड़ा थोड़ा लॉजिक दिया है। तो आपको थोड़ा सोचना है। तो आप अगर जब पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मत पढ़िए, उसके अलावा उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है उन सभी का, वो सब चीज़ पढ़िए, तो आपको वो सब चीज़ें याद रहेंगी। अभी देखते हैं मैथमेटिक्स या गणित सेक्शन, जो कि 31 से 60 नंबर क्वेश्चन तक है। तो गणित का 31वां क्वेश्चन, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 31 का पहला ऑप्शन है, हर कोई गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, ये किस तरह की विधि से प्रयोग किया है। तो ये होती है आगमन विधि, बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है, चौथा आंसर है इसका, वो सही है। इस संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 34, 2/3 + 4/5 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। इसका पहला आंसर सही है, एक सही 7/15, इसको सही में निकालना है। कहने का मतलब उनका ये था, बट्टे में दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। 35 का चौथा ऑप्शन सही है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 36 का ऑप्शन है 4 सही है। 11,1111, यदि आप लिखेंगे इसको 11,1111, अभी आप इसे काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसे नहीं लिख सकते हो आप इस चीज़ को डिजिट में। ये जो संख्या ऊपर लिखी है ये गलत है। यदि आपको सही से इसको लिखना है तो उसको आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। 11,000 है, उसके बाद ये 1100 है, तो 1100 में से 1000, 11,000 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000। तो 1100 में से 1000 निकल गया तो कितना बचा 1, यानी कि 100, तो 12,111। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली व्यवहारिक क्वेश्चन में से ये दे दिया है। तो आप देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है,
तो इसका ऑप्शन है दूसरा। ये आप निकालेंगे तो आएगा 22,000 इकाइयाँ। अभी क्वेश्चन नंबर 38 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 38 का ऑप्शन सही है तीसरा 52। अभी मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। अभी सिर्फ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। यदि फिर भी प्रॉब्लम होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर अपनी इतने बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है, तो इसका आंसर आएगा तीसरा 3 घंटे 40 मिनट। अब 40वां प्रश्न है, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा दूसरा 6,3। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो कौन सा अनुमान है जो सॉल्व करके इसको सॉल्व करके बराबर आएगा? तो इसका आंसर है चौथा यानी 4। 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। अब क्वेश्चन नंबर 42, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है 24 इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 43, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? इसका आएगा, जब आप माध्यिका से फॉर्मूले से निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा तीसरा 75। अब 44वां क्वेश्चन दिया है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? ये जो ऊपर दिया हुआ है ठोस, एक आकृति दी है और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से किसको मोड़कर ये बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों चौथा वाला, जो ये वाला है, इसको मोड़ करके बनाया जा सकता है। 45 क्वेश्चन है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? तो 45 क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है 10। ये जो लाल दिया हुआ है, लाल आधा है, पीला 1/4 है, नीला 1/8 है, सफेद 1/8 है लिखा हुआ है। इसके भाग हैं इस व्रत के, आपको इसका ऑप्शन निकालना है इस तरह से। आंसर मैंने बता दिया है, अब आप निकालिए। 46 क्वेश्चन है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। जो एक आकृति दी हुई है इसका निरीक्षण कीजिए और बताइए कि निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ये 4 दिए हैं, तो इस ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य कौन सा है? इसका ऑप्शन तीसरा सही है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन है, फिर पहला दूसरा दोनों है, या फिर गणना नहीं की जा सकती। तो इसका 47 का जो ऑप्शन है वो 4 सही है, दूसरा। 48, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डॉट 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 का सम संख्यक पदों तक योग है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 0। अभी 49 क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अब 50वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? इसका चौथा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, भाषा के माध्यम से समझना। इसका चौथा, सॉरी ये वाला जो 4 दिए हुए हैं इसका है ये 3rd, 4th, 1st और 2nd। ये जो 4 दिए हुए हैं, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, ये जो 4 दिए हुए हैं जो अनुदेश हैं, जो चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना और भाषा के माध्यम से समझना, तो इनका जो क्रम है वो बताया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले क्या होना चाहिए? पहले अनुभव प्रदान करना, फिर भाषा के माध्यम से समझाना, उसके बाद चित्र बनाना
और उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। अभी क्वेश्चन नंबर 51 है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई, 83 माइनस 27 इजिकल टू 64। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाने पर सीखने का संबोध कराता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है ये, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ये इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो तीन दिए हुए हैं, चार ये दिए हुए हैं चरण, इनको सही चरण में व्यवस्थित करिए। ये जो निर्देश दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 52 का तीसरा ऑप्शन सही है, जिसमें है दूसरा, पहला, तीसरा और फिर चौथा, ये उसका क्रम होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 53, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो 53 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन है 54, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? तो ये पहला ऑप्शन सही है। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। अब अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, इसका ऑप्शन 2 सही है, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। अब एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों का एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो 56 का भी पहला आंसर सही है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अब क्वेश्चन नंबर 57, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, इसका पहला ऑप्शन सही है, ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? 58 का आंसर 2 सही है, बच्चों का अन्वेषण में लगना। अन्वेषण मीन्स वो लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, ये गतिविधि है। अब क्वेश्चन नंबर 59, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्यात्मक अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यकता नहीं है? ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जिसकी आवश्यकता नहीं है? इसका होगा पहला, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसने वही बता दिया है। ये तो था मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, और आधे क्वेश्चन थे उसके पेडागोगी वाले। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने जैसा बताया था और अपने सिलेबस में भी बोला था कि लॉजिकल क्वेश्चन बहुत रहते हैं और आधे आधे क्वेश्चन पेडागोगी के रहते हैं। आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए साथ में। अभी इसका पार्ट 3 है, वो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण में भी ऐसे ही 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि EVS बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो EVS में भी 15 क्वेश्चन जो कि नॉर्मल होंगे, क्वेश्चन आंसर वाले होंगे, बट ये भी लॉजिकल हैं, और 15 क्वेश्चन पेडागोगी से होंगे। दोस्तों आप एक चीज़ और याद रखिए कि जो ये क्वेश्चन आंसर है, मैक्सिमम इनका जो पेडागोगी है या जो क्वेश्चन हैं वो NCERT से बहुत ज़्यादा फंसता है। NCERT कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। तो इस बेस पर भी मैंने अपने वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने बहुत सारे नोट्स हैं जो NCERT के हैं, उसके वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आप देखेंगे उन वीडियोज को जो कि NCERT बेस हैं,
तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे जो उसमें टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे कि हाँ यही चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो आप NCERT की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की बुक्स ज़रूर रेफ़र कीजिए, क्योंकि CBSE बनाता है CTET का एग्ज़ाम, और CBSE हमेशा NCERT, जो कि उसने बोला भी हुआ है, हमेशा नोटिफिकेशन में बोलता भी है कि NCERT सिलेबस पर आधारित होगा एग्ज़ाम पेपर। तो याद रखिए इस चीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से। अभय ने अपनी छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अभी क्वेश्चन नंबर 62, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, यह है अन्वेषण दृष्टिकोण। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो उसी हिसाब से आपको समझ के आंसर देना है, एक एक लाइन को समझना है पहले। क्वेश्चन नंबर 63, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 64 क्वेश्चन देखिए, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधि है? फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, या ये सभी? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये तीनों ही विधियां हैं वो EVS कक्षा की गतिविधि में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 67 या 67, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, वह समावेशी है, विषयगत है और एकीकृत है, तो वह समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, EVS पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशीलता बनाना है। तो जैसा दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये जो EVS पुस्तकों का बार बार उल्लेख हो रहा है, ये NCERT की पुस्तकों के बारे में ही बात हो रही है। तो आपको NCERT की जो सिलेबस है उसको भी पक्का एक बार पढ़ना है, उसी के बाद आप आगे की तैयारी सही से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, उसका पहला ऑप्शन सही है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो NCERT का पूरे सिलेबस का जो नोट्स मैंने बनाया हुआ है उसके ऊपर वीडियो मैंने डाला है अपने YouTube चैनल में, आप उसे देख सकते हैं। आपको सभी बुक्स को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? इसका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? इसका पहला आंसर देखिए, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, यह ऑप्शन सही है। 71 क्वेश्चन देखिए, अब EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 72,
बाला का पूरा रूप क्या है? इसका है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 73, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अभी क्वेश्चन नंबर 74, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक खाली स्पेस है। क्या है यह? रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास, मिथक या वैज्ञानिक तथ्य? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही दिया है, मिथक। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो जम्मू कश्मीर और गोवा है वह बिहार से उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आप मैप को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? इसका ऑप्शन 2 सही है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। क्वेश्चन नंबर 77, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, वो है चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर 78, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? यह है दूसरा, एनसीएफ 1975। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो यह है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि झूम खेती वगैरह होती है, स्थानांतरित खेती होती है जो, वो उत्तर पूर्वी एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अब नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तीसरा है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो 81 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो 82 का ऑप्शन 4 सही है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। जब अम्ल वर्षा वगैरह होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा होती है, जो कि ताजमहल पीला हो रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 84, अब ये एक क्वेश्चन है, पहली बार मुझे दिख रहा है पूरे क्वेश्चन पेपर में, जो कि डायरेक्ट पूछा गया है। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, काकतीय राजवंश। ये चारों राजवंश जो कि साउथ इंडिया स्पेशली हैदराबाद जो स्टेट था उसके थे। क्वेश्चन नंबर 85, 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यह क्वेश्चन, इसका ऑप्शन 3 सही है, वो है द्रव्यमान, जिसमें कोई दिशा नहीं होती, वो है अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 87, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, वो होती है अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 60 kg। ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारा जो गुरुत्वीय बल है, जो जी होता है ना, बाहर एम जी मिली एम और जी जो कि गुरुत्वाकर्षण एक गुरुत्वीय बल होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण जी जो कि यहाँ पे होता है धरती पर 9.8, तो वो सभी जगह पर, सभी ग्रहों पर, उपग्रहों पर अलग अलग होता है। तो वो पृथ्वी से 6 गुना होगा, जो वो चंद्रमा से 6 गुना होगा पृथ्वी की सतह पर, तो वो हो गया 60 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक विलेय का विघटन दर खाली जगह पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? वो पहला है सतह क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 90, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो ये क्वेश्चन थे, ये थे पर्यावरण अध्ययन से।
ये 90 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, आपने क्वेश्चन देख भी लिए। तो एनसीईआरटी से भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो आप एनसीईआरटी का जो मेरा वीडियो है वो भी पक्का देखिए और एनसीईआरटी की बुक से तैयारी भी कीजिए। अभी जिन लोगों ने भाषा वन में हिंदी चूज की है वो लोग इस सेक्शन को देखिए। तो एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं। आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने अपना जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा, इसका पीडीएफ जो फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे इसको जो क्वेश्चन पेपर है इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिए और इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ये जो मैं क्वेश्चन हूँ इसका आंसर बताऊंगा, तो आप थोड़ा विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर 4 है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 93, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। अब 94 क्वेश्चन, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बाधक के रूप में। 98 क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथा कथन है जो, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये सही नहीं है। 96 क्वेश्चन है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो वो है माता पिता। 97, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है, तो वो है चौथा, सकर्मक क्रिया। 98, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक प्रत्यय है सांस्कृतिक में। 99, मंजूर का समानार्थी शब्द है, तो वो है स्वीकार। बोलते हैं ना मंजूर है मुझे या स्वीकार है, इसका ये समानार्थी शब्द है, सेम अर्थ है इस दोनों का। अभी क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। और 101 प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, या इसका मतलब है कि, पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यही ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 102, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 106, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका है, तो वो कौन सा है? पहला ऑप्शन, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। इससे आप सुनने के बाद उसमें क्या क्या आपने सुना वो याद रखना, और उसको अपने शब्दों में लिखने से क्या होगा, क्या क्या लिखना है अपने शब्दों में वो सब चीजें सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 सही, कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। 108 प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 109, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, वो है दूसरा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, जो कि सबसे अच्छे से बच्चे कर पाएंगे। बात प्राथमिक स्तर की हो रही है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 110, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा कथन है वो सही नहीं है, बच्चों की भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। 111 क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से, खाली जगह है, में कठिनाई होती है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, लिखने में कठिनाई होती है ना कि पढ़ने में। 112 क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो है दूसरा ऑप्शन सही, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 113,
बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो 113 का तीसरा सही है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, भाषा का उपलब्ध परिवेश। परिवेश मीन्स आसपास कैसा माहौल है। क्वेश्चन नंबर 117, सॉरी क्वेश्चन नंबर 115 आएगा। तो 115 के लिए नीचे आप देखिए लेफ्ट साइड में, ये यहाँ पे एक कविता दी हुई है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 115 से 120। इस कविता को आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद देखिए 115 क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो पहला है अनिश्चितता की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो इसका आंसर 1 सही है, सुख और दुख के। क्वेश्चन नंबर 117, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो 117 का दूसरा ऑप्शन सही है, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। अब 118 प्रश्न है, इस जीवन यात्रा में सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है। तो 118 का तीसरा ऑप्शन सही है, कुछ भी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से का अर्थ जो है वो सरित के अर्थ वाला नहीं है। इसका दूसरा ऑप्शन है प्रवाह। अब क्वेश्चन नंबर 120, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो उसका आएगा ता। अनिश्चित शब्द का ये प्रत्यय है। ये तो हो गए 120 क्वेश्चन, यानी कि हिंदी जो प्रथम भाषा चूज की है जिन्होंने, उनके लिए हो गया। अभी जिन लोगों ने प्रथम भाषा इंग्लिश चूज की है, मैं उनके लिए ये 30 क्वेश्चन के ऑप्शन और बताता हूँ। उसके बाद मैं संस्कृत जो आप देख रहे हैं, संस्कृत के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों ने संस्कृत चूज की थी सेकंड लैंग्वेज के लिए, उन लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि संस्कृत के आंसर क्या हैं। फिलहाल आप इंग्लिश वाले लोग ये देख लीजिए इंग्लिश को। तो इंग्लिश जो कि पार्ट 5 है, इसमें 30 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ आप जो डाउनलोडेड PDF है उसमें से आप देख लेना, पढ़ लेना। और पैराग्राफ के बाद अभी जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट दैट हैज बीन मेड विद केवलर। तो 120 का जो ऑप्शन है वो 4 सही है, बंजी जंपिंग कोर्स। क्वेश्चन नंबर 122, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज केवलर नॉन। तो इसका 122 का ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही है, ऑल ऑफ द एबव। ये स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीट रेजिस्टेंट ये सभी। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड द सर्च फॉर ए फैब्रिक लाइक केवलर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए शॉर्टेज इन द गैसोलाइन सप्लाई। अभी क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, ए वेस्ट मेड ऑफ 15 layers of Kevlar with no steel plates could stop all but which of the following rounds। 124 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, राइफल राउंड्स। तो वो सब कुछ रोक सकता है लेकिन राइफल राउंड को नहीं। क्वेश्चन नंबर 125, हाउ मच स्ट्रोंगर इज केवलर देन स्टील। हाउ मच स्ट्रोंगर इज केवलर, केवलर यानी कि स्टील से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 120 का पहला है 5 times एज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट प्रोडक्ट वाज कोलेक ट्राइंग टू इम्प्रूव व्हेन शी इन्वेंटेड केवलर। तो 126 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ब्रेक पैड्स। अभी आते हैं 127वें प्रश्न पर, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नॉन एज। तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीमेंटिक्स। क्वेश्चन नंबर 128, द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम दे हेयर द नेम ऑफ द एनिमल, इट इज ये टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स।
क्वेश्चन नंबर 129, any of a wide variety of exercises, activities or devices used in the language classroom for realizing lesson objectives is known as, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, टेक्निक। अभी 130 प्रश्न है दोस्तों। क्या है प्रश्न? ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर रिमेडियल टीचिंग इज, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 131, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय, इसका चौथा है, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, इन द बैकयार्ड द डॉग वाग्ड एंड हॉल्ड एट द कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 133, which one of the following methods of teaching cannot be used interchangeably with each other, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, which one of the following statements is true, 134 का दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाय गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। 136वां प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ए रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम अवर लैंग्वेज टू अनदर, 136 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, the students are giving their examination। Question number 137, reading skill can be developed best by, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, focusing on the use of words from context in the text, वर्ड्स का यूज करना सबसे अच्छा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, who would be implementer of education, इसका ऑप्शन 3 कौन है? टीचर। क्वेश्चन नंबर 139, अ लिसनिंग स्टिमुलस, इसका ऑप्शन नंबर 2 है, प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सच एज गिविंग डायरेक्शंस। 140 का क्वेश्चन देखिए, इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज टॉट ए टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क्स क्वेश्चन इन हर क्लास देन मे बी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, वट एवर वाज टॉट वाज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 141, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज, ऑप्शन नंबर का 2 सही है, फ्राइज। अभी एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में 142 से लेके 150 तक के क्वेश्चन इसी बेस पर हैं, पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए पहले। अब ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रुथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो 142 का आंसर 4 है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इज नॉट होल ट्रुथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये इस पर सही बैठता है, ऑप्शन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट डज द मैक्सिम मेंशन्ड इन द पैसेज टीच अस, इसका दूसरा ऑप्शन है, टू बी एक्टिव इन लाइफ एंड डू समथिंग टू हेल्प मैनकाइंड। क्वेश्चन 144, What does the spirit within man tell him to do, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, टू कट डाउन हिज डिजायर्स एंड पैशंस। 145वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। 145 का पहला ऑप्शन, जो ये पहला दूसरा तीसरा दिया हुआ है, तो इसका पहला ऑप्शन है ओनली 3, यानी कि ये ओनली 3 ऑप्शन है, ये मैन हैज ए पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, यही ऑप्शन एक ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड मैक्सिम आर यूज्ड इन द पैसेज, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एज पर द पैसेज, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैन डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर कंफर्ट्स एंड मनी।
148 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैंस इनर स्पिरिट टेल्स हिम टू डू, टू बी ऑन द लुक आउट फॉर न्यूअर एंड हायर वांट्स। क्वेश्चन नंबर 149, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सीक्स एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका ऑप्शन नंबर 4 है अवॉइड्स। और क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सॉर्टिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। तो 150 का ऑप्शन नंबर 3 है अर्जिंग, ये सही है। दोस्तों ये तो थे सीटेट 2018 जो कि 9 दिसंबर 2018 को आयोजित हुआ था, उसका प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर। इसमें मैंने भाषा 1 हिंदी और भाषा 1 इंग्लिश बताई है। अभी बहुत से लोगों ने भाषा 2 संस्कृत भी ली है, तो मैं भाषा 2 संस्कृत का एक अलग से वीडियो बना के 30 प्रश्न का आपको उसके आंसर के साथ बताऊंगा, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं यदि आप संस्कृत ले रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं इसकी पेडागोगी और इसके क्वेश्चन हैं हमेशा लॉजिकल हैं, डायरेक्ट बहुत कम पूछे गए हैं। तो आप लोग जो मैंने वीडियो दिया है एनसीईआरटी का पैटर्न पर, एनसीईआरटी के छांटे हुए क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, और मैंने जितने भी टॉपिक इसमें आए हैं उन सभी पर वीडियो बनाए हुए हैं टेट लेवल के, तो आप उनको देख सकते हैं। आपको अच्छे लगेंगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और ये वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए यदि आपको लगता है कि मैंने क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो जरूर लाइक कीजिए और सभी को बताइए कि यदि। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है क्वेश्चन पेपर को, यदि आप वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से, तो आप इसकी पीडीएफ फाइल जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।